नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हिस्ट्री लोक चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं धौलपुर का जिला दर्शन। बहुत कोई लंबी वीडियो नहीं बताऊंगा मैं आपको, बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं बताने वाला, बस इसमें हमारे काम की बातें होंगी। काम की बात ऐसे कि धौलपुर जिला कहाँ लोकेशन में है, इसके बारे में सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल क्या-क्या चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें, धौलपुर की स्थापना किसने की, कब की, या फिर ये रियासत के रूप में कब आया, या फिर अपन बात करें धौलपुर का जिला बनने की कहानी क्या है, या फिर हम बात करें धौलपुर का कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है, लाइक रेड डायमंड सिटी कहा जाता है धौलपुर को, तो क्यों कहा जाता है, उन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला देखते हैं इसमें दोस्तों। सबसे मेन चीज़ है नंबर 1, धौलपुर जिला में तोमर वंश के एक राजा हुए, उन्होंने धौलपुर के इस जगह की स्थापना करी। कौन सी जगह की स्थापना करी? ये जो आज लोकेशन बनी हुई है धौलपुर नाम की, यहाँ पर धवल देव नाम के राजा हुए, उन्होंने 11वीं शताब्दी में धौलपुर नगर की स्थापना की। 15 अप्रैल 1982 को यही धौलपुर नामक जगह जो है एक जिले के रूप में आया। आज जो वर्तमान में जिला बना हुआ है, ये जिला किस जिले से अलग करके बनाया गया था? भरतपुर। भरतपुर में से 4 तहसीलें अलग कर दी गई थी, राजाखेड़ा, धौलपुर, बाड़ी और वसैड़ी। इस तरह से एक नया जिला चरण में आया जिसका नाम था धौलपुर। 27वां जिला बना ये राजस्थान का। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, बिल्कुल। आप कभी देखोगे राजस्थान में सबसे पूर्वी जो स्थान है वो यहीं पर है, और वो है सिलान, या कई जगह सिलोन कह देते हैं इसको। सिलोन नामक स्थान है जो राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थान है, और वो धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील में है। कौन सी तहसील में दोस्तों? धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील में है। और अपन बात करें कि राजस्थान का बाकी स्थानों के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे जैसलमेर में सबसे पश्चिमी स्थान, श्री गंगानगर में सबसे कोना गांव जो है वो ऊपरी स्थान है, उत्तरी। जैसलमेर वाला जो सबसे पश्चिमी है उसका नाम है कटरा। और अपन नीचे आएंगे लास्ट में, तो यहाँ पर है एक जगह बोरकुंड जो बांसवाड़ा में। हम बात करते हैं कि सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ वो धौलपुर के पास में ही हुआ। क्यों? क्योंकि उसको धौलपुर का युद्ध भी कह सकते हैं। बट उस जमाने में क्या था कि धौलपुर नाम की कोई जगह थी नहीं, धौलपुर इतना लोकप्रिय नहीं था, कम था, मतलब रियासत के रूप में नहीं था। ये सामूगढ़ वाला जो युद्ध है वो शाहजहां के बेटों में हुआ था 1658 ईस्वी में, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में, जिसमें औरंगजेब जीता था फाइनली। फिर हम देखें तो माना जाता है राका चबूतरा नामक स्थान पर लड़ा गया था, जो कि धौलपुर के अंदर ही पड़ता है। यह युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य 1658 में उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था, और उसमें फाइनली औरंगजेब जीता और उसने अपना शासन स्थापित कर लिया था। फिर अपन देखते हैं दोस्तों धौलपुर के बारे में सामान्य ज्ञान। क्या है धौलपुर का सामान्य ज्ञान? थोड़ा समझते हैं धौलपुर के बारे में। एक सामान्य ज्ञान तो हमारा ये कहता है धौलपुर के बारे में कि इसका क्षेत्रफल, जो कि पुराने जिलों के हिसाब से देखें तो राजस्थान का सबसे पुराना सबसे छोटा जिला यही है, अगर ओल्ड जिलों के हिसाब से देखेंगे तो। अगर नए जिलों के हिसाब से देखेंगे जयपुर, क्योंकि एक तो जयपुर शहरी है और जयपुर ग्रामीण है, तो जोधपुर। तो जोधपुर जो शहरी है वो सबसे छोटा जिला माना जाएगा क्षेत्रफल में, अगर नए जिले माने गए तो। बाकी तो आपका कौन सा वाला जिला चलेगा इसमें? धौलपुर चलेगा। 3034 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। धौलपुर में तहसीलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 टोटल। धौलपुर की अगर हम बात करें तो उप तहसीलें कितनी है? 2। धौलपुर में उपखंडों की संख्या 4 उपखंड यहाँ पे दिए हुए हैं, राजाखेड़ा, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी। वैसे अभी बाड़ी, बसेड़ी और इन धौलपुर वाले क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा काटा है अपन ने, और आपने सुना होगा सरमथुरा, एक नया क्षेत्र इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। धौलपुर में ग्रामीण ग्राम पंचायतों की संख्या की टोटल संख्या जो है कितनी है? 153। धौलपुर जिला भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भरतपुर संभाग, क्योंकि आपको पता होगा भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं, धौलपुर, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर। ऐसे करके इन चारों जिलों को मिला दें तो आपका भरतपुर संभाग बन जाता है, जो 2005 में बनाया गया राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है। अगर नए जिलों के हिसाब से देखें तो गहलोत सरकार ने 2023 में क्या किया? 3 नए संभागों की घोषणा और की थी, जिसमें सीकर, पाली और बांसवाड़ा थे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। धौलपुर जिले के उपनाम और प्राचीन नाम। धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से भी इसे हम कह सकते हैं। कोठी के नाम से भी इसे हम जानते हैं, कोठी इसका प्राचीन नाम है। रेड डायमंड सिटी इसलिए बोलते हैं कि लाल पत्थर का शहर,
क्योंकि लाल पत्थर को रेड डायमंड कहा जाता है, तो नाम क्या पड़ गया, रेड डायमंड सिटी। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय का शहर प्लस राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त का शहर। सिंपल सी बात है, सबसे पूर्वी स्थान है राजस्थान का, तो पहले सूर्योदय यहीं होगा और सबसे पहले सूर्यास्त भी यहीं होगा। तो सूर्य उदय का शहर और सूर्यास्त का शहर किसको कहा जाता है दोस्तों, धौलपुर को कहा जाता है। फिर आता है इसके और कौन कौन से नाम है, धवलपुरी, धौलागिरी, धौलपुर के प्राचीन नाम माने जाते हैं, क्योंकि अनुमान है कि धवल देव नाम के राजा ने इसका स्थापना करी थी, तो नाम पड़ गया था धौलपुर। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि धौलपुर की स्थापना धौलिया गोत्र के जाटों ने की थी, इसीलिए धौलिया गोत्र के जाटों ने की थी, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा था धौलपुर। ये भी एक अनुमान लगाया जाता है। फिर और देखते हैं कि और क्या डिटेल बनती है इसके बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि 2021 में होने वाली थी नई जनगणना, पर हुई नहीं है, तो अभी तक आंकड़े 2011 की जनगणना के हिसाब से माने जाएंगे। धौलपुर जिले का जनघनत्व या जनसंख्या का जो घनत्व है, लिंगानुपात है, उसके हिसाब से देखते हैं। कुल जनसंख्या 12,06,519 पूरे जिले की जनसंख्या मानी जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। धौलपुर का लिंगानुपात 846, जो कि राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपातों में माना जाता है। धौलपुर में जनसंख्या का घनत्व 398 प्रति वर्ग किलोमीटर के आनाम से है और साक्षरता 69.1% के हिसाब से है, जो कि ऑल ओवर राजस्थान के जन घनत्व के हिसाब से थोड़ी कम ही मानी जाएगी। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगली डिटेल के बारे में। ये देखते हैं दोस्तों, इसमें धौलपुर का महिला साक्षरता दर। अगर धौलपुर की महिला साक्षरता दर को अगर अपन देखें तो यहाँ पर आती है कितना, महिला साक्षरता दर है यहाँ पर टोटल 54.7%। धौलपुर की पुरुष साक्षरता को देखें तो 81.2% धौलपुर की पुरुषों की है, महिलाओं की बहुत ज़्यादा कम है, जो कि मुझे लग रहा है धौलपुर वालों थोड़ी तैयारी करो, लड़कियों को पढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ भाई। धौलपुर में प्रमुख मेले, तीर्थराज मचकुंड का मेला, जिसे हम तीर्थों का भांजा भी कहते हैं। मचकुंड को तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है, तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है, तीर्थों का भांजा। ठीक है, तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में अपन और बात करते हैं, यहाँ मेला कब लगता है, भादवा सुदी षष्टमी, सुदी यानी शुक्ल, तो भादों के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यहाँ पर मचकुंड का मेला लगता है। कहते हैं कि यहाँ पे बहुत पहले भगवान कृष्ण जब काल यवन से बचने के लिए मथुरा से भाग के और मचकुंड की गुफा में आके सो गए थे, मतलब आ गए थे, तो कहते हैं कि मचकुंड नाम का एक व्यक्ति था जिसको ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था कि आप कई हजारों वर्षों तक सोओगे। मचकुंड वहां उस गुफा में सोए हुए थे और ब्रह्मा ने उनको यह आशीर्वाद भी दिया था कि जो भी तुम्हारी नींद से तुम्हें जगाएगा पहली बार, तो क्या होगा, वो बंदा जल के मर जाएगा। कृष्ण वहां पहुंचे और कृष्ण जानते थे कि मचकुंड को आशीर्वाद मिला हुआ है, तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपना जो पीताम्बरी ओढ़ रखी थी वो मचकुंड को उड़ा दी और पीछे से कालेवन आया, उसे उन्हें लगा कि ये जो सोया हुआ इंसान है ये कृष्ण है, तो वो लात मारने लगे उनको और मचकुंड जागे और मचकुंद नाम के जो राजा थे, जो कि एक व्यक्ति हैं, वो जागे और उन्होंने आंख खोली तो कालेवन भस्म हो गया। उसके बाद में कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया और उनकी नींद जाग गई। फिर उसके बाद में ऐसी एक कहानी मिलती है आपको धौलपुर के मचकुंड के बारे में। सैपऊ महादेव मेला, यह मेला सैपऊ महादेव धौलपुर का में फाल्गुन व श्रावण मास में चतुर्थी को पड़ता है। सैपऊ नामक एक स्थान है जो बाड़ी के पास में पड़ता है और फाल्गुन व सावन महीने की चतुर्दशी को यहाँ पर मेला लगता है, शुक्ल पक्ष की। इसे सैपऊ महादेव का मेला भी कहा जाता है। बाबू महाराज का मेला अगर अपन देखें तो भादवा द्वितीया को यह मेला आयोजित होता है। कब होता है, भादवा द्वितीया, भादवा के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बाबू महाराज का मेला बहुत ही प्रसिद्ध रूप से कहाँ लगता है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बाड़ी के पास में बाबू महाराज भी। फिर अपन देखते हैं और दर्शनीय स्थलों के बारे में, और कौन कौन जगह भाई। देखो टोटल जोधपुर में भरतपुर रियासत धौलपुर रियासत में टोटल राजाओं की संख्या हुई है 6। 6 राजाओं में से एक राजा हुए निहाल सिंह। क्या नाम, उन राजा का नाम क्या है, निहाल सिंह। और निहाल सिंह नाम के राजा ने एक टावर बनवाया जिसका नाम दिया निहाल टावर। नाम क्या है दोस्तों, निहाल टावर। और ये जो निहाल टावर है
ये सबसे अच्छा घंटाघर माना जाता है निहाल टावर के। यहाँ पे देख लेते हैं, धौलपुर में स्थित 8 मंजिला घंटाघर जिसे निहाल टावर के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत या निर्माण 1880 ईस्वी में राजा निहाल सिंह ने की थी। राजा निहाल सिंह नाम के जो राजा थे, उनकी अगर हम बात करें तो 1873 से लेकर 1901 तक वो राजा रहे। और इसी काल के बीच में 1880 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, निहाल टावर का निर्माण करवाया। और 1910 में यह राम सिंह नाम के राजा ने क्या किया, पूरा किया। यानी कि राम सिंह नाम के जो राजा हैं वो इसके बाद में राजा बनते हैं, निहाल सिंह के बाद में, जिनका शासनकाल 1901 से लेकर 1911 के बीच में था। 1901 से लेकर 1911 के बीच में। और फिर आपको बता दूं 1911 में जब राजा कौन बना है, तो आपको याद होगा राजा उदयभान सिंह। ये वही उदयभान सिंह है जो आगे चल के एकीकरण में मत्स्य संघ जो बनेगा, राजस्थान का पहला एकीकरण, उसमें क्या बनेंगे, मुखिया बनेंगे, राज प्रमुख बनेंगे, जिनका शासनकाल था 1911 से लेकर 1949। 1911 से लेकर 1949 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा। ठीक है। फिर ये भी देख लो कि भाई निहाल सिंह से पहले कौन कौन राजा बने धौलपुर रियासत में। तो पहले राणा कीरत सिंह, जिन्होंने धौलपुर रियासत की स्थापना की थी। कौन थे, राणा कीरत सिंह, जिन्होंने धौलपुर रियासत की स्थापना की थी। 1805 में ये राजा बने। 1805 से लेकर ये बने थे 1835 तक, 5 से लेकर 35। और कीरत सिंह के बाद में राजा बने थे जो 1857 की क्रांति के टाइम पे भी थे। नाम है भगवंत सिंह। क्या नाम है दोस्तों, भगवंत सिंह। और भगवंत सिंह का शासनकाल 1835 से लेकर 1873 के बीच में थे। तो देखो, धौलपुर रियासत के पहले राजा कीरत सिंह, दूसरे राजा भगवंत सिंह, तीसरे राजा राजा निहाल सिंह 1873 से 1901। फिर चौथे राजा राम सिंह, महाराजा राम सिंह 1901 से लेकर 1911। पांचवें राजा उदयभान सिंह 1911 से 1949। और छठवें राजा 1949 से 1954। वैसे तो 1948 में ये रियासत राजस्थान में आ गई थी, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पर फिर भी याद रख लेना, छठवें राजा थे राणा हेमंत सिंह। कौन थे, राणा हेमंत सिंह। चलो वापस देखते हैं अपन की डिटेल, तो हम हमारे काम की। ये तो मैंने आपको 6 और राजाओं के बारे में डिटेल बता दी। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक डिटेल है कि जो निहाल टावर है उसका निर्माण किसने करवाया था। निहाल सिंह ने शुरुआत करवाई 1880 में, और 1910 में इसको पूरा करवाया। ये टोटल कितने मंजिल का है, 8 मंजिल का घंटाघर है, जो एशिया का सबसे बड़ा घंटाघर माना जाता है, भारत का तो मान ही लो। फिर हम बात करें तो इस घंटाघर की घड़ी का निर्माण जो है वो इंग्लैंड की कंपनी मैसर्स जिलेट जॉनसन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, मैसर्स जिलेट जॉनसन क्रॉम्पटन या क्रॉपडाउन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। फिर एक दोस्तों शेरगढ़ का किला। कुषाण वंश के शासक मालदेव नाम के एक राजा हुए थे। उन्होंने 1540 के आसपास कुछ जगहों पर इसका शासनकाल, मतलब इस शेरगढ़ के किले का मूल निर्माण 1532 में मिलता है कि मालदेव ने 1532 में बनवाया। 1540 या 42 में एक बंदा आया शेरशाह सूरी, उसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये रहा, शेरशाह सूरी ने क्या किया, इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, दोबारा से इसको बनवाया था, ऐसी एक मान्यता है। ठीक है। और इसमें ये भी है कि पाल वंश के शासक धोरपाल या देवीपाल ने 11वीं शताब्दी में इस दुर्ग का पुनर्निर्माण भी करवाया था। यानी कि मूल अलग है, बाद में इसको दोबारा 2-3 बार बनवाया गया, और लास्टली इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं तालाब शाही नाम की एक जगह पड़ती है दोस्तों। तालाब शाही की बात करें तो एक बाड़ी तहसील में स्थित झील, जिनके किनारे जहांगीर के शहजादे खुर्रम के लिए उसके मनसब सले खां या सुले खान, कई जगह सले खां, और सले खां नहीं आएगा तो एक वर्ड आता सालेह खां। ठीक है। साले खां द्वारा निर्मित खानपुर महल बनवाए गए। कौन से महल बनवाए गए, खानपुर महल। फिर आता है दोस्तों, आपने खूब सुना होगा दमोह झरना। ये दमोह झरना सरमथुरा तहसील में पड़ता है, गोलारी गांव के पास में, और बहुत ही गजब का दमोह झरना है। कभी मौका मिले तो जरूर जाएं। धौलपुर वालों को विशेष रूप से पता होगा, यहाँ हर बारिश में वो लोग जाते हैं नहाने के लिए। इसमें बहुत साइड से एकदम पैदल पैदल चलना पड़ता है, पर बहुत मज़ेदार झरना है। मुझे लगता है यहाँ जाना चाहिए, एक बार मजे लो जिंदगी के। ये तालाब शाही है। एक टाइम पे मुगल वंश के जो राजा थे वो यहाँ आके क्या करते थे, शिकारगाह के रूप में उन्होंने इस जगह को डेवलप कर रखा था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां।
और वो इस तालाब शाही में आके काफ़ी लंबे समय तक रुकते थे। यहाँ के किनारे पे एक महल भी बना हुआ है। ये दोस्तों शेरगढ़ का क्या है आपका, एक दुर्ग बना हुआ है। एक शेरगढ़ बारां में भी है, उसे कोषवर्धन का किला कहते हैं। वो शेरगढ़ बारां है, वो अलग है, जो कि नागों के लिए जाना जाता है, पाइथन्स के लिए। और ये शेरगढ़ का धौलपुर का किला है, जिसका निर्माण मालदेव ने बनवाया और शेरशाह सूरी ने इसका पुनरुद्धार करवाया। निहाल टावर मैंने आपको बताया, निहाल सिंह ने शुरू करवाया, राम सिंह ने इसको पूरा करवाया। ये टोटल 8 मंजिल का है, इसमें घड़ी भी लगी हुई है। ये भारत का सबसे बड़ा घंटाघर माना जाता है। फिर अपन बात करें दोस्तों धौलपुर जिले के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से तो हैं, आपने पढ़े। अभी जस्ट ही कुछ दिन पहले उसको टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया धौलपुर में अपन ने। यहाँ पे देखते हैं वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो स्थापना 1965 में वन्य जीव अभ्यारण्य की शुरुआत हुई थी वन विहार वाले की। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हिरन, रीछ, नीलगाय, जरख, भेड़िया, बारहसिंगा, ऐसे जानवर तो ईजिली मिल जाएंगे। इसी वन विहार में अपन ने क्या किया है, एक घोषणा कर दी है कि भाई वन विहार प्लस करौली में एक जगह कैला देवी, और बीच में इन दोनों के पड़ता है सरमथुरा। तो ये हो गया कि वन विहार, सरमथुरा, कैला देवी, इन सबको मिला दो और यहाँ पे एक परियोजना चला दो जिसका नाम है बाघ परियोजना। कौन सी परियोजना चालू की गई, बाघ परियोजना चालू की गई। और एक कब घोषणा हुई है इसकी, 2023 में। इस 5वीं बाघ परियोजना है राजस्थान की, और इसकी घोषणा 2023 में राजस्थान सरकार के द्वारा कर दी गई है। फिर हम देखते हैं रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य दूसरा है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। वन्यजीव में वही हिरन, रीछ, नीलगाय, जरख, भेड़िया, बारहसिंगा आदि वन्यजीव वहाँ प्रसिद्ध है, वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। केसरबाग जो वन्यजीव अभ्यारण्य यह धौलपुर में स्थित है। केसरबाग आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये यहाँ पे एक महल भी बना हुआ है बहुत गजब का। फिर इसके बाद में आपने घड़ियालों के लिए तो चंबल है ही फेमस। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ऐसा है जो अंतर्राज्यीय है, जो राजस्थान के कोटा जिले से प्रारंभ होकर धौलपुर तक आता है। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, इन 4 प्रमुख जिलों में फैला हुआ है। फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे लंबा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है, चंबल घड़ियाल। और चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय है, जो यहाँ पे घड़ियालों को क्या दिया गया है, संरक्षण। ये घड़ियालों की फोटोज यहाँ पे दी हुई हैं। एक चीज और मानते हैं कि जहां आपको घड़ियाल दिख जाए, समझ लेना वहां सबसे स्वच्छ पानी है। सबसे स्वच्छ पानी में ही घड़ियाल रहते हैं। और जो चंबल है, इसके लिए एक चीज और कही जाती है कि यह नदी जो है वो बहुत ज्यादा, इसको श्रापित नदी बोलते हैं। लोग कहते हैं कि इसको श्रापित नदी, इसकी कभी पूजा नहीं हुई, पर मुझे लगता है इंडिया में चंबल की पूजा नहीं हुई, इसीलिए वह सबसे शुद्ध है। अगर चंबल की शायद गंगा, यमुना और इनकी तरह पूजा हुई होती तो हम उनको नाला बना देते। एक अंतर सत्य है। तो अच्छा है चंबल की पूजा नहीं हुई, श्रापित नदी है, कम से कम शुद्ध पानी तो देखने को मिलता है वहाँ पे। ठीक है। तो केसरबाग वन्य अभ्यारण्य धौलपुर में, और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने किसके बारे में डिटेल दिया आपको, धौलपुर जिले के बारे में। अगर आपको ये पसंद आया है तो हमें आप फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम पर अपने डिटेल्स बताएं, कमेंट्स में बताएं कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और किस जिले के बारे में चाहिए, या किस टॉपिक के बारे में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आगे के लिए देखते रहें हिस्ट्री लोग। धन्यवाद।